हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? तो आज मैं आपको सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का जो एक लेसन का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसमें जो इम्पोर्टेंस जो आपका सब्जेक्टिव का जो सवाल है उसके लिए मैं लाया हूं, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी सवाल है। तो आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, इसका आंसर भी आपको बताना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका आंसर करूंगा बाद में। फिलहाल मैं पहले सब्जेक्टिव को देखता हूं, ठीक है? तो पूरी वीडियो देखिए और आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जो आपको क्वेश्चन अगर है तो ठीक, नहीं तो आप फोटो जरूर खींच लेंगे, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल में, ठीक है? ये क्लास 10th का है और ये सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये मतलब इधर उधर का कोई सवाल नहीं, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। तो इसमें ज्यादा सवाल नहीं, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ और 6 या 7 पे जो ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो फिर इसके बाद फिर और आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए क्या है कि लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझा दूंगा, जो वर्ड होगा उसको समझना बहुत जरूरी है। लैंगिक असमानता, लैंगिक समझते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिस तरह से होता है, और असमानता मतलब भिन्नताएं। क्या बोला? लैंगिक के आधार पर पुरुषों एवं स्त्रियों में भेद करना। ये क्या होता है? स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे का हीन समझने की भावना लैंगिक असमानता है। यानी कि लिंग के आधार पर, यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके आधार पर पुरुषों एवं महिलाओं स्त्रियों में भेद करना कि ये पुरुष है ये महिला है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे देना, यानी कि स्त्री दूसरा नंबर पर रहेगा, पुरुष फर्स्ट नंबर पर रहेगा, ये दर्जा देना। ये हीन जो समझते हैं, मतलब उसको हीन समझना कि ये सही नहीं है, ये छोटा है, ये नीच है, स्त्री नीचे रहेगा पुरुष ऊपर रहेगा, ये भावना जो होता है इसी को बोलते हैं लैंगिक असमानता, ठीक है? लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे लैंगिक असमानता का एग्जाम्पल आएगा तो क्या लिखेंगे? लड़कों को लड़कियों की तुलना में कम महत्व दिया जाना। शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, आप घर में भी देखते होंगे, शिक्षा के माध्यम में तो लड़के को पहले ज्यादा पढ़ाई, लड़का को ज्यादा पढ़ाई पे जोर दिया जाता है। अभी भी बहुत सा देखने को मिलता है, ठीक है? खान पान में भी वैसा ही मिलता है, जब खाना वगैरह बनता है तो पहले लड़का को भी पहला हक उसको प्राप्त होता है। तो खान पान पालन पोषण में भी अंतर दिखाई मिलता है। लड़की को चार दीवारी में कैद रखना और घर के काम काज तक सीमित रखने, घर में ही काम करेगी, बाहर नहीं जाएगी, इस तरह का भी बहुत लोगों का मनसा बना हुआ रहता है। स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण, यानी कि पुरुष चाहता है कि स्त्री पर नियंत्रण रहे। बहुत सारा ऐसे भी होता है कि स्त्रियों पर जो है पुरुषों का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है, जो बोलेंगे वही करेंगे। तो स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि जो है लैंगिक असमानता के उदाहरण है। अब आप मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा कि लिंग के आधार पर अगर पुरुषों स्त्री में जो भेद किया जाता है कि या तो फिर महिलाओं को कम दर्जा दिया जाता है, महिलाओं को नीचा समझा जाता है, ये जो भावना जगता है उसको बोलते हैं लैंगिक असमानता। अब यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल वहां पे दे देना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट सेकंड देखें, तो आपको मैं इसी तरह से अंडरस्टैंड करवाता जाऊंगा, टेंशन मत लेना। सबसे सेकंड सवाल यहाँ पे देखो क्या है कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं। भारत में जो किस तरह की जातिगत असमानताएं स्पष्ट करें, ये 2017 में आया हुआ सवाल है। आंसर क्या होता है? भारतीय संविधान लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसमें लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, मतलब रोकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, ये बिहार से है कि यहाँ से वहाँ है, इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति कौन है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, धर्म कौन इसका है ये सब, यानी कि ये सब संविधान में ऐसा नहीं है। इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। यानी कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि वो नीचे जात का है, मैं बड़ा जात का हूँ, उसको छू लूंगा तो ये हो जाएगा। ऐसे अभी भी आपको देखने को मिलता होगा, है ना? छोटे जात बड़े जात में छुआछूत भी मामला देखने को मिलता है, बहुत कम है, लेकिन अब तो बहुत कम गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने ही होंगे, वो इनके खिलाफ थे और उनके द्वारा ये खत्म किया गया है। तो इसी उद्देश्य से, यही सब जो उद्देश्य है कि लिंग आधार हो, लिंग पे आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति, धर्म, ये जो अगर लिंग अगर करते हैं, अगर भेदभाव करते हैं तो उसको जो है खत्म कर दिया गया, उसको अस्पृश्यता कहते हैं। परंतु आज भी कई जातिगत असमानताएं विद्यमान है, अभी भी भारत में विद्यमान है। जैसे कि यहाँ पे देखो जो कि निम्न है, अस्पृश्यता का पूरी तरह अंत नहीं हुआ। अस्पृश्यता का अंत हुआ है, आपको पता है कि छुआछूत खत्म हुआ, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ये जो मतलब यादव है तो सिन्हा है, हर कास्ट में, हर मतलब जात में, हर धर्म में
जाति देखने को मिलता है, छुआछूत होता है बहुत कम। जाति का आधार जन्म हो गया। अब देखो जाति का आधार जन्म, बोलता कि ये जन्म है, किस जन्म में जन्म है, किस जात में जन्म है, तो बोलेगा यादव में जन्म गया, ये जन्म गया तो ये यादव हो गया, चमार हो गया, डोम हो गया, इस तरह बोलते हैं ना। तो मतलब जाति का आधार क्या हो गया, जन्म, मतलब पैदा हुआ तो वह बन गया। तो ये अभी भी लोगों में ऐसा मनसा चलता है। उच्च नीच का भेदभाव अभी बना हुआ है। जाति को राजनीतिक रूप दे दिया गया है। जाहिर सी बात है ना, जाति को राजनीतिक रूप से दे दिया गया है कि ये आप मतलब क्या बोलते हैं कि अगर मांझी है तो मांझी को ही जात देना है, जो नेता जिस तरह उठाए उसी को वोट देना है। यह आज का मनसा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट उसी को दिया जाना जो सही आदमी हो, जो देश को चला सके, तो उसको दिया जाना। लेकिन आज के लोगों का मनसा ये बन गया कि जाति देखता है कि अपने जाति को लोग को ही वहां पे जिता के बैठाना है। तो ये बोला कि जाति को राजनीतिक रूप दे दिया कि राजनीतिक होने लगता है। टिकट बंटवारा, जो टिकट बंटवारा यानी कि इलेक्शन के टाइम में जो टिकट बंटवारा होता है उसमें भी भेदभाव किया जाता है कि ये तो ये जात का है, ये वो जात का है, तो इसको टिकट दिया जाए, इसको टिकट नहीं दिया जाए। मंत्रिमंडल का गठन होना आज भी जाति के आधार पर हो रहा है। मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा आज भी क्या हो रहा, जाति के आधार पर हो रहा। तो ये सब जो है मतलब जातिगत असमानताएं अभी भी मौजूद है, लेकिन कुछ कुछ खत्म हुआ है। लेकिन इसको भारतीय संविधान जो है इसको प्रतिबंधित करता है, रोकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी ये चल रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। देखो तो सवाल को याद करना, आप बोलेंगे सर इतना लॉन्ग लॉन्ग सवाल कैसे याद करेंगे, तो मैं जो समझा रहा हूं ना इसी तरह समझ समझ के आपको पढ़ना है। आपको पढ़ने जब आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो बस याद करने की जरूरत कहाँ है, याद फिर हो जाएगा। तो रटना नहीं है, सवाल को समझना है और समझ के पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिए मैं जो समझा रहा हूँ। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। देखिए आप जानते हैं ना कि किताब तो सभी के पास है, गाइड सभी के पास, लगभग किताब भी है बहुत लोगों के पास। तो किताब से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी पूरा भरा हुआ है, जहां से क्वेश्चन तो हासिल हो ही जाता है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल बात है। समझाना और समझना, खुद समझना और समझाने में बहुत अंतर होता है ना। तो बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, आंसर देखिए, कर्ज के बदले अपने श्रम को बंधक बनाने वाला श्रमिक कर्ज बंधक, या इसका नाम है कर्ज बंधक, कर्जदास या बंधुआ मजदूर कहा था। यानी कि किसी से कोई आदमी कर्ज ले लिया, ठीक है, और कर्ज के बदले में अब उसको चुका नहीं पा रहा, तो उसको मतलब जैसे कोई बड़ा मालिक है उसे कर्ज ले लिए, ठीक है, अब उसको चुका नहीं पा रहे, तो बोलेंगे भाई आपकी घर में या कहीं खेत में कुछ काम वगैरह है तो दे दो, और वही पैसा उसमें काटते जाना। तो वही बोलता है कि कर्ज के बदले अपने श्रम को, अपना श्रम जो मेहनत है बंधक बना लिया, और श्रमिक बन करके उसको कर्ज बंधक बन गया, या कर्जदास उसको बोलते हैं, या बंधुआ मजदूर उसको कहा जाता है। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से होता है, कि से निर्धारित की जाती है। यानी कि कर्जदाता बोलेगा कि हम इतना इतना करके मेरा पैसा जो है काटते जाइएगा। जैसे एक दिन काम किया तो मान लिया एक दिन में आपको उसको 300 रुपये मिला, एक दिन की कम मजदूरी, तो बोलेगा भाई हमको कुछ खाना भी तो है ना, तो चलो 200 रुपये आपको दे देंगे, 100 रुपये हम रख लेंगे। तो इस तरह से बंधुआ मजदूर उसका कहला गया। अब उसका हर महीना करते रहेगा उसी तरह से, ताकि कर्ज चुकाना असंभव हो, यानी कि कर्ज नहीं चुका पाए। ये मतलब ये जो मजदूर होता है वो सोचता है कि मैं कर्ज ना चुका पाऊं, तो उसको पता भी नहीं चलता कि और मतलब मालिक के यहाँ काम करता रहता है बंधुआ मजदूर बन करके। तो ये बोला वर्तमान लोकतांत्रिक युग में बंधुआ मजदूर की प्रथा लगभग समाप्त हुई। लेकिन अब जो है ये ऐसा जमाना में, भारत ऐसा देश में, लोकतांत्रिक देश में, अब ये जो है प्रथा जो है खत्म हो चुका है। अब ये नहीं चलता, पहले ऐसा चलता था राजा महाराजा के टाइम में और साहूकार के टाइम में ऐसा चलता था, ठीक है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष के मतलब होता है जी जो किसी धर्म को मतलब हर धर्म को समान अनुपात देना, किसी धर्म को एक मतलब अच्छा मत बोल देना, ये धर्मनिरपेक्ष होता है। मतलब किसी धर्म को हम ऊंचा नहीं बोल सकते हैं, सब बराबर है, अपने अपने सब बराबर है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, यहाँ पे राज्य के मतलब देश के लिए बोला गया, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष देश मतलब कौन सा राज्य में, राज्य कहने मतलब देश के यहाँ पे बात की गई। ऑप्शन आंसर देखो, जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो। राज्य का मतलब क्या समझ यहाँ पे, देश, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, ठीक है, परंतु सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। यानी कि जो देश, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, यानी कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन जैन, सिख, ईसाई कौन है पता नहीं, लेकिन सभी धर्मों के प्रति जो है एक समान दृष्टि रखता हो। जो सरकार होती है देश के, वो सभी धर्मों को बराबर निगाहों से देखती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यानी कि जिस राज्य में, जिस देश में ऐसा होता है कि किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, सभी धर्मों को इज्जत करता है, सभी धर्मों को बराबर के दर्जे देते हैं, तो उस देश को क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जानते हैं भारत जो है क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ कोई राजकीय धर्म नहीं है। जाहिर सी बात, यहाँ किसी भी राज्य का कोई धर्म तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश हिंदू राष्ट्र राज्य है या तो फिर बिहार मुस्लिम राष्ट्र राज्य है, ऐसा तो कहीं नहीं है या कहीं देखने को मिलता भी नहीं मिलता है। सब जगह मिक्स रहता है, हर गांव में, शहर में, गांव में सब धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो वही बोला गया धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत भी है। यहाँ कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से यानी कि खुद से, भारत का कोई भी आदमी जो है खुद से कोई भी धर्म अपना सकता है। यानी कि कोई अगर जैन है तो कोई बौद्ध भी बन सकता है, कोई हिंदू है तो जैन भी बन सकता है, उसकी मर्जी पे। और व्यक्ति के धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि अगर हम धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं तो सरकार इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये संविधान में ऐसा लिख भी दिया गया है। असल में तो आपको तो याद हो गया धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसको बता देना है। इसके बाद यहाँ पे भारत एक धार्मिक राज्य है। यहाँ कोई राजकीय धर्म नहीं। राजकीय धर्म तो कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई देश का धर्म नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से यानी कि खुद से अपनी मर्जी से कोई भी धर्म जो है अपना सकता है, ताकि व्यक्ति के धार्मिक मामले में राज्य सरकार हो या कोई भी हो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल में आप लोग को आंसर देना, ठीक है। विविधताओं में एकता का अर्थ क्या? विविधता मतलब भिन्नता। जैसे कि भारत क्या है, विविधताओं का देश है। यहाँ हर प्रकार के, हर जाति के लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं विविधता। फिर भी यहाँ पे एकता मिलता है देखने को भारत में, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, लेकिन जब एक ऐसा संकट आ जाता है तो एकता वहां पे देखने को मिलता है। वही यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि विविधता लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है। मतलब लोकतंत्र है तो विविधता तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, स्वाभाविक गुण है। विविधता में एकता भारत के लोकतांत्रिक विश्वास की एक खास विशेषता है। यानी कि विविधता में जो हर तरह के जाति जो मिल रहा है उसमें भी एकता अगर मिल रहा है तो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक खास विशेषता ये भी है। मतलब विविधता में एकता, ये भारत के लोकतांत्रिक में देखने को मिलता है। बेल्जियम भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, बनता है, ठीक है। बेल्जियम भी उत्कृष्ट नमूना है। यानी कि विविधता में एकता जो है, बेल्जियम भी एक उत्कृष्ट नमूना है। जब भी, अब देखो यहाँ से क्या होता है, जब भी भारत की अखंडता खतरे में आती है, यानी कि भारत पर कोई मुसीबत पड़ जाती है या तो प्राकृतिक आपदा हो जाता है, यानी कि तूफान आ गया, ये आ गया, बाढ़ आ गया, तो सभी जाति एवं धर्मावलंबियों ने अपनी आपसी भेदभाव को भुलाकर साथ मिलकर संकट की स्थिति का हिम्मत के सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर कुछ भी संकट आ जाता है भारत पे हो, या तो आपदा कुछ आ गया है, बाढ़ आ गया, तो जैसे एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, लेकिन अगर बाढ़ वगैरह आ गया है, कुछ हो जाता है, तो सब मिल एक जगह जमा हो जाते हैं, सब एक मतलब आपसी में प्रेम मोहब्बत एक दूसरे को बचाने के लिए लग जाते हैं। वही तो है भारत में विविधता में एकता देखने को मिलता है। यह जो विविधता में एकता जो देखने को मिल रहा है, ये एक आदर्श उदाहरण है। भारत में ऐसा देखने को मिलता है। भले ही मैं एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब भारत की अखंडता की बात आ जाती है, जैसे कि युद्ध वाली बात आ गई, या तो कोई एक देश दूसरा देश से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, युद्ध वाली बात आ गई, तो अब जो अपना जो देश में जो आदमी है, जो खास करके भारत में, वो सब मिल करके उन दुश्मनों का सामना करते हैं। और अपने आप में भी देख सकते हैं, अपने खुद भी आजमा सकते हैं कि कुछ संकट की जब घड़ी आती है तो सब मिल जाते हैं। अगर एक आदमी है, उसके बगल में कोई हिंदू रह रहा और लेकिन उसके बगल में कोई मुस्लिम रह रहा, तो अगर इसका मुस्लिम का कुछ तबीयत खराब होगा या कुछ ऐसा होगा, तो ये हिंदू वहां पे जाकर के इसको हेल्प करेगा। तो यही है भारत में विविधता में एकता। या हिंदू को कुछ हो सकता है तो मुस्लिम जाकर वहां हेल्प करेगा। भले ही जितना राइट हो जाए, लड़ाई हो जाए, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है तो सब एक हो जाते हैं ना। ये बात तो मानना ही पड़ेगा और देखने को मिलता है, और आप लोग न्यूज पे देखते भी है, सुनते भी है। चलो, ये आपका सब्जेक्टिव का 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इस रिलेशन से और क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब आपको आंसर देना है, ठीक है, फटाफट सबका आंसर दीजिएगा। मैं तो यहाँ पे आंसर बता दूंगा। निम्न से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इनमें से कौन है जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोमी एवं जॉन कार्लेक्स या जेडी गुडी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, है ना। जेडी गुडी जो थे ये इसके विरोध में नहीं थे, लेकिन किंग मार्टिन लूथर को जानते थे, महात्मा गांधी भी है। ये तीनों जो है रंग भेद, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हुआ था, काले गोरे वाला हुआ था रंग भेद, ये काला है वो गोरा है, तो इसके विरोधी ये तीनों थे, लेकिन ये विरोधी नहीं थे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? ये जितना सवाल मैं बता रहा हूँ ना, सब एग्जाम में आया हुआ सवाल, ऑब्जेक्टिव खास करके ऑब्जेक्टिव में। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में औरतों को मतदान अधिकार न देना। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज
द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, तब हम जब लैंगिक विभाजन करते हैं तो समाज में जो स्त्री की क्या भूमिका मिली है, पुरुषों का क्या भूमिका मिली है, ये हमारा अभिप्राय देखने को मिलता है जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। यानी कि सांप्रदायिक जो राजनीतिक होती है तो वो उस पर देखिए, जो नीचे कथन लिखा हुआ है ये किस पर आधारित है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी सुखी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभावी बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सांप्रदायिक राजनीतिक, सांप्रदायिक मतलब अपना अपना संप्रदाय को देखना। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं। यही तो होता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होना, यही इसी पर आधारित सांप्रदायिक राजनीतिक जो है इसी पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। कि सबसे पहला है कि यह धर्म के अनुसार आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। मनाही मतलब मनाहट करता, रोकता है। या धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सभी तो होगा नहीं, धर्म को राजकीय धर्म तो नहीं बनाएगा। सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आजादी देते हैं। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो एक्चुअली यहाँ पे सही नहीं होगा ना, सही नहीं है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये तो मिल ही रहा कि धर्म तो बोलता ही है, संविधान तो बोलता ही है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, मनाही करता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने के लिए आजादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन यह धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाता है ये नहीं बोलता, ये तो मना करता है, ये बोलता है। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 2-3 सवाल और बच गए। ये देख लो कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ, लोकतंत्र में, यानी कि भारत में जो औरतों का आरक्षण कहाँ दिया गया, लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्था में। तो लोकसभा में महिलाओं का कोई आरक्षण, जैसे नौकरी में आरक्षण देता है ना भाई कि 50% औरतों महिलाओं का आरक्षण है, 50% लड़कियों को नौकरी होगा। विधानसभा में ऐसा नहीं होता, लोकसभा में ऐसा नहीं होता, मंत्रिमंडल में ऐसा नहीं होता, कितना परसेंट महिलाएं ही विधायक या बनेगी या एमएलए बनेगी। लेकिन पंचायती राज संस्थाएं में दी गई है। आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पर, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई। तो जाहिर सी बात सांप्रदायिक राजनीति अभी किसी को बताया तो तुरंत सांप्रदाय रहेगा, तो एक धर्म दूसरे धर्म को क्या करेगा, श्रेष्ठ समझेगा। यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझना। तो सांप्रदायिक राजनीति क्या होगा, धर्म पर आधारित होता है। और लास्ट सवाल है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी गणतंत्र, ठीक है, सबसे पहले विश्व में सबसे पहले गणतंत्र जो राज्य हुआ है वो है बिहार में, लिच्छवी नाम का। ठीक है, लिच्छवी नाम का विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र होया हुआ स्थान, एरिया, क्षेत्र बोले तो वो कौन होगा, लिच्छवी। और कहाँ पड़ता है वो, बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट सवाल जो है क्लियर हो गया। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप ना टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और वहां पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन, जो चैनल का नाम है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 सर्च करेंगे। 2021 सर्च पहले करो, ये आपका ग्रुप, डिस्कस का ग्रुप है। और एक चैनल है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF। ठीक है, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF नाम का एक ग्रुप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ PDF आपको मिलेगा। और एक है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, 2 ग्रुप बना हुआ। ठीक है, ये है आपका PDF के लिए। जब PDF यूज यहाँ पे जोड़ देंगे तो PDF वाला ग्रुप हो जाएगा, और वहीं पे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 लिखेंगे तो वो डिस्कस का ग्रुप है। आप वहां से कुछ भी क्वेश्चन एराइज कर सकते हो, मेरे से भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और अच्छा भी लगा होगा आप लोग को लिए। तो अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन भी दिया हुआ, वहां पर लाइक करके ही जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।